अस्सलाम वालेकुम नमीरा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आई एम गुड, थैंक यू। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप कैसे हैं? I'm good. I'm excited. It's good to have you, and it's good to start the new series of podcast Jaiza, where we both are talking about current issues, international relations, and many things. Yes, definitely। I think it's a bit different and it will be more like an interactive session। और Right. इस तरह के जो पॉडकास्ट सीरीज हैं, I personally enjoy। ये मेरे लिए एक बड़ी अच्छी वो होगी अपॉर्चुनिटी होगी कि मैं जो मेरा और आपका जनरेशन का गैप है, मुझे ये जानने का मौका मिलेगा कि आपकी जनरेशन किस तरह से चीज़ों को देख रही है, किस तरह से सोच रही है, उनके ऊपर उनके क्या रिएक्शंस हैं, उनकी क्या सोच है, कितनी डेप्थ में वो चीज़ों को देखती हैं। तो मेरे लिए भी ये एक सीखने का मौका है। यस डेफिनेटली, बिकॉज हमारे पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन कंप्राइजेज ऑफ यूथ। और उनके ओपिनियंस को लेना और उन ओपिनियंस के ऊपर कोई थ्योरी का बेस करना और सारी चीज़ों को लेके चलना, आई थिंक दैट्स मोर बेनिफिशियल फॉर द कंट्री एंड फॉर द सिटीजंस एज वेल। हम्म, आई एग्री, आई एग्री। तो आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं नमीरा? आज आप हमें क्या बता रही हैं और आज आप हमें क्या सिखा रही हैं? आज हम इट्स क्वाड आई गेस, राइट? डेफिनेटली इट्स गॉड। और आई थिंक इट्स द मोस्ट यूजुअल थिंग जिस पे बात करनी भी चाहिए, बिकॉज आपको इसका पता होगा कि इसके अंदर जो 4 बेसिक कंट्रीज जो फॉल कर रही हैं, तो उनके बारे में जानना, परखना एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू पाकिस्तान एज वेल, बिकॉज वी बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान वी हैव टू डिस्कस दीज टाइप ऑफ इश्यूज टू लेट आवर पीपल नो कि असल में वाकईतन हो क्या रहा है। Hmm. I agree, and it's not a new scenario. As you were telling me before this podcast, कि ये 2017 से गालबन or 2007, it started in 2007 or 2000. Yeah, it had started in 2007, right? 2007 से। हाँ, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल 2007। and this is basically Quadrilateral Security Dialogue, right? QSD, which is known as Quad. और 4 मुल्क हैं इसमें, अमेरिका है, इंडिया है, जापान है एंड ऑस्ट्रेलिया। Yes। और मेन जो इसमें ड्राइविंग फोर्स है वो अमेरिका है। और एकदम से क्वाड अब अमेरिकन इलेक्शंस के बाद जो है वो क्वाड होना शुरू हो गया है। और प्रेसिडेंट जो बाइडन ने क्वाड के ऊपर बड़ा जोर दिया है और एक क्वाड की सरबराही मीटिंग हुई है Let पिछले me दिनों में। ask you, America is the country is actually the real source behind that। So what do you think, जो rest of the 3 countries हैं, उनका कितना important role है इसके अंदर? उनका बिलाशुबा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन अमेरिका ड्राइविंग फोर्स है। उन मुल्कों के छोटे बड़े मुफादात तो हैं। अब अगर हम ये कहें कि जापान का कोई मुफाद नहीं है इसमें, बेसिकली हमें समझना होगा क्वाड है क्या और अमेरिकन्स कैसे काम करते हैं, ये चीज़ें किस तरह से मूव होती हैं, ये चीज़ें कब सेट डाउन होती हैं। मैं आई टेक यू बैक इन 1992। इन 1992 रैंड कॉरपोरेशन ने एक रिपोर्ट लिखी थी जिसमें ज़ल्मे खलीलज़ाद का कंट्रीब्यूशन था। एंड दैट रिपोर्ट वाज अबाउट सिविल पॉलिटिकल नो इट द रिपोर्ट वाज अबाउट पॉलिटिकल इस्लाम। Okay। और उसमें एक मंजरनामा था जिसमें देखा जा रहा था कि आगे मुसलमानों में क्या थ्रेट्स इमर्ज करेंगे और उनको काउंटर कैसे किया जाएगा। और उस पर एक लंबी चौड़ी बहस थी, रिकमेंडेशंस थी, स्ट्रेटजीज थी जिन्हें डिस्कस किया गया था इन 1992, कि जब कोई नहीं सोच सकता था कि ऐसा कोई टेररिज्म का और इस्लामोफोबिया का इस तरह का कोई मंजरनामा आगे आने वाला है। और फिर हमने देखा कि 1999 में एकदम से ये चीज़ें तेज़ होना शुरू हुई। अफ़गानिस्तान के ऊपर इनिशियल स्ट्राइक्स होना शुरू हुई। 2001 में 9/11 होता है और उसके बाद फिर एक बड़ी लंबी तवील वॉर ऑन टेररिज्म या वॉर अगेंस्ट टेररिज्म चलती है जो 20 साल पे मुहित है, जिसका अर्सा। एंड बाय द वे ये ऑफिशियली अब ख़त्म हो चुकी है। ये Okay। जंग अब ख़त्म हो चुकी है।
अब आप देखिए और इसकी इसकी भी वजूहात हैं, इस जंग के ख़त्म होने की भी वजूहात हैं। कोलोराडो में एक हादसा होता है और एक जनूनी शख्स एक मार्केट में घुसता है, 10 लोगों को बिल्कुल। गोली मार देता है। लेकिन वो इस्लामिस्ट नहीं है, वो फंडामेंटलिस्ट भी नहीं है। ही वाज़ नॉट डिक्लेयर्ड टेररिस्ट, ही वाज़ डिक्लेयर्ड अ मेंटली इल पर्सन। तो यहाँ अप्रोच में अब मेंटली आपको तब्दीली डिसऑर्डर। हाँ, अब आपको अप्रोच में तब्दीली महसूस होगी। अब मुसलमान टेररिस्ट नहीं कहलाएँगे, अब टेररिज़्म के खिलाफ जंग नहीं होगी, अब एक नया महाज़ खुलने जा रहा है और वो महाज़ अ, चाइना स्पेसिफ़िक है। वो महाज़ चाइना स्पेसिफ़िक है। उस महाज़ में अगेन ये रीजन बड़ी अहमियत रखता है। और क्वाड जो है मैं उसे समझने के लिए यूँ कहता हूँ कि ये साउथ एशिया का नेटो है। जैसे नेटो का अलायंस रशियन इन्फ्लुएंस के ख़िलाफ़ बना था और बिल्कुल। उसमें यूरोपियन कंट्रीज़ भी शामिल थीं। उसमें बहुत छोटी-छोटी ऐसे मुल्क भी शामिल थे जिनका अपना वजूद कोई इतना बड़ा या मौसर नहीं है। तो ये नहीं कहा जा सकता था कि उनका कोई रोल नहीं है, या ये नहीं कहा जा सकता था कि वो स्टेक होल्डर नहीं है। वो स्टेक होल्डर भी थे, उनका रोल भी था और उन्होंने रोल प्ले भी किया। इसी तरह से इन चारों ममालिक के अपनी-अपनी वजूहात हैं चाइना के खिलाफ इकट्ठा होने की। लेकिन जो ड्राइविंग फ़ोर्स है, जो क़ुव्वत है, जो डिसाइसिव फ़ोर्स है, वो अमेरिका है। और अब हम दोबारा आते हैं कि वॉर ऑन टेरर क्यों ख़त्म हो रही है, अब मुसलमान क्यों मज़लूम कहलाएगा? क्योंकि अब अगर आप चाइना के ख़िलाफ़ कोई भी कैंपेन इनिशिएट करना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम फिर बात ये भी कर सकते हैं कि इसके इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन पे क्या असरात पड़ेंगे। लेकिन अगर आप चाइना के ख़िलाफ़ कोई भी कैंपेन इनिशिएट करना चाहते हैं तो आपको एक हाई मॉरल ग्राउंड के ऊपर जाने के लिए भी कोई मज़लूम ढूँढना होगा और फिर जिसके आप खिलाफ हैं उसे आपको ज़ालिम बताना होगा। तो अब वहाँ मज़लूम के तौर पे एक पूरी मुस्लिम कम्युनिटी मौजूद है, डिटेंशन सेंटर्स मौजूद हैं, सिंकियांग का पूरा एक फ़िनोमेनन मौजूद है कि जहाँ पे मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर्स में रखा जा रहा है, उनको डी-रेडिकलाइज़ किया जा रहा है। और फिर हम थोड़ा-सा इस तरफ आते हैं ईस्ट की तरफ, बर्मा, म्यांमार। म्यांमार में मुस्लिम कम्युनिटी के साथ पिछले चंद सालों में जो कुछ हुआ, वो भी पूरी दुनिया ने देखा और म्यांमार की जो फ़ौजी जनता है, उसकी सरपरस्ती का एज़ाज़ भी चाइना को हासिल है। अब भी वहाँ पे डेमोक्रेट्स और फ़ौज के दरमियान जो एक रिफ्ट चल रही है, उसमें आर्मी का जो कू है, उसको पूरी दुनिया में अगर कोई सपोर्ट कर रहा है, तो वो सिर्फ़ चाइना कर रहा है। और वो कह रहा है कि नहीं, ये इनका इंटरनल मामला है, इन्हें आपस में देख लेने दो कि इनको फ़ौज की हुक्मरानी चाहिए या इनको डेमोक्रेसी चाहिए। वैसे भी हम कोई डेमोक्रेसी के इतने ज़्यादा प्यार करने वाले हैं नहीं, तो हम अपनी इमदाद जारी रखें। पूरी दुनिया ने उन पे सैंक्शंस लगा दी हैं, लेकिन चाइना उनको सपोर्ट कर रहा है। फिर वो भी एक रेलेवेंस बन जाता है, मुस्लिम यहाँ, मुस्लिम वहाँ, मुस्लिम मज़लूम। अब मुस्लिम मज़लूम तो फिर मुसलमान के हकूक़ की आवाज़ उठाने के लिए आपको मुसलमान को अब टेररिज़्म से अलग करना पड़ेगा। अब वो टेररिस्ट नहीं होगा, अब वो मज़लूम होगा। ये तो नहीं हो सकता ना कि एक तरफ वो मज़लूम है, एक तरफ वो टेररिस्ट है, एक तरफ आप खुद डी-रेडिकलाइज़ेशन की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ अगर वो दूसरी तरफ आप एक इन्वॉल्व हो इस तरह के। हाँ, तो ये एक मंज़रनामा तब्दील हो रहा है। इंडिया की चाइना के साथ बड़ी कदीम मोहब्बत है, वॉर्स हो चुकी हैं। अभी एलएसी के ऊपर उनका एक अच्छा खासा बिल्कुल। तमाशा बना और लद्दाख वाला भी एक चक्कर जो है वो दरमियान में हो हाँ, गुजरा है। वो गुज़रा है और अभी भी वो जारी है। अच्छा, हम नॉर्मलाइज़ हो रहे हैं उनके साथ। LAC is hot now, but LOC is becoming kind of normal now. उस पे सीज़ फायर हो गया है। अब वो गोलाबारी नहीं होगी, AJK के लोग जो है वो सफ़र नहीं करेंगे। साथ ही साथ इंडिया को भी आँखें दिखाई जा रही हैं अमेरिका की तरफ से, चूँकि हमने वहाँ पे इंसानी हकूक़ पे बात करनी है, तो तुम अपनी तरफ इंसानी हकूक़ का ख़्याल रखो, वरना क्वाड मेंबर के तौर पे यू विल बी इन द लाइन ऑफ फायर अगेन। इंडिया भी जो है ना वो मतलब बड़ा अच्छा बिहेव करेगा। वो प्राइम मिनिस्टर को ख़त लिख चुका है, अफ़गानिस्तान से उसका रोल ख़त्म कर दिया गया है। उसे कहा गया है कि भाई ये जो मिडल ईस्ट और ये जो एशिया के ये पार्ट्स हैं, इनसे तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं, अब तुम क्वाड का हिस्सा हो, अब तुम जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे स्ट्रैटेजिक पार्टनर होगे इस खित्ते में और चाइना इज़ अ बिगर एनिमी, तो चाइना की तरफ देखना है। तो
तो मुझे तो ये मंज़रनामा कुछ ऐसा मैं लगा। मैं ये एक चीज़ पूछूंगी दरमियान में, अभी आपने सारी बात की वो एलओसी वाली भी और सारी चीज़ें, तो आप क्या समझ रहे हैं कि इनका दरमियान में आपस में कोई इंटरेक्शन और वो उस तरह का रिलेशनशिप बन गया है जिसकी वजह से अभी एलओसी पे वो बमबारियां और वो सारी चीज़ें आज़ाद कश्मीर के पास, एजेके के पास जो होती थी, वो अब होना बंद हो गई हैं इस वजह से? बिल्कुल रिलेशन बन भी चुका है, बैकडोर डिप्लोमेसी के चैनल्स भी हैं और उन चैनल्स को इंटरनेशनल पावर्स जो हैं वो सपोर्ट भी कर रही हैं, फैसिलिटेट हम्म। भी कर रही हैं, मीडिएट भी कर रही हैं। इनके मुज़ाकरात मुख्तलिफ लेयर्स में, मुख्तलिफ सतहों पे, सरकारी, गैर सरकारी, ट्रैक टू ट्रैक फ्री पे कहीं ना कहीं पाकिस्तान और इंडिया के मुज़ाकरात भी करवाए जा रहे हैं। इन दोनों को कहा जा रहा है कि इंसान बनो, नॉर्मल रहो, तुम अपना मुल्क, अपना हाउस इन ऑर्डर करो, तुम अपना हाउस इन ऑर्डर करो, यहाँ की हुकूमत के अपने मसाइल हैं, वहाँ पे हुकूमत को अपने मसाइल हैं, उनको कहा जा रहा है कि इन्हें सेटल करो, तुमने आपस में नहीं झगड़ना। चूँकि अब आपने पिछले दिनों अगर देखा हो, लास्ट वीक में बड़े तसलसल से चाइना पे यूरोपीय कंट्रीज़ की जानिब से, यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं उनकी जानिब से भी पाबंदियाँ लगना शुरू हो गई हैं। तो नेटो ज्वाइन कर रहा है, वो जो पाबंदियों वाली जंग है उस तरफ जा रहा है। और क्वाड जो है ये बज़ाहिर खड़ा किया जा रहा है कि ये फेस करेगा चाइनीज थ्रेट को। ओके। अब मैं एक चीज़ में दरमियान में पाकिस्तान को बीच में लाना चाहूँगी अभी यहाँ पे, क्योंकि देखें चारों जो कंट्रीज हैं वो लोग वो कोई ना कोई रोल प्ले कर रही हैं किसी भी सूरत हाल में पाकिस्तान के साथ भी। ठीक है, अब वो किसी भी चीज़ पे हो सकता है, बेशक वो ट्रेडिंग वाला सिस्टम हो, एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि फॉर एग्जांपल हम अगर चाइना के साथ अपना वो रिलेशनशिप कायम किए हुए हैं अभी तक, ठीक है, और क्या इस स्क्वाड वाली जो फोर्स है ये अपने बेसिस के ऊपर पाकिस्तान को किसी सूरत हाल में किसी बुरी सूरत हाल में स्पेसिफिकली डाल सकती है, या फिर पाकिस्तान इससे अभी थोड़ा सा दूर ही है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को किसी बुरी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजिक अहमियत है वो बहुत ज़्यादा है। हम बहुत बड़ा मुसलमान मुल्क हैं, हमारे वजूद से ज़्यादा हमारा जो इम्पैक्ट है वो हमारे वजूद से बहुत ज़्यादा बड़ा है। पूरी दुनिया में मेरी मुख्तलिफ लोगों के साथ गपशप होती रहती है, एक सीखने का, गुफ्तगू करने का अमल चलता रहता है। तो मुझे महसूस होता है कि पूरी दुनिया में जिन दो मुल्कों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है आउट ऑफ 56 मुस्लिम कंट्रीज़ और 55 मुस्लिम कंट्रीज़, उनमें सऊदी अरब और पाकिस्तान लीडिंग है। हम दुनिया की छठी बड़ी आर्मी हैं, हम बहुत ये हमें अगर 2-3 साल के ये मामलात ना होते हमारे माशी, तो हम G20 कंट्रीज़ का हिस्सा बन जाते। अभी 22वें-23वें नंबर पे हम कहीं स्टैंड करते हैं मईशत में भी। और 22 करोड़ की हमारे पास अवाम मौजूद है, हमारी अफरादी क़ुव्वत 22 करोड़ है। 1 करोड़ लोग हमारे मुख्तलिफ ममालिक में रहते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बाय द वे। वो जो 1 करोड़ लोग हमारे बहुत जो बाहर रहते हैं 10 मिलियन के करीब, उनमें से 4 से 5 मिलियन तो मिडल ईस्ट में मौजूद हैं, लेकिन बाकी यूरोप में मौजूद हैं, अमेरिका में मौजूद हैं, जापान में हमारा फुटप्रिंट मौजूद है। आपको पता है कि जापान में जो गाड़ियों की ट्रेड है, इसमें हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी बड़ी वाइब्रेंट कम्युनिटी गिनी जाती है। एग्जैक्टली, आपने मैं यूजुअली सुनती हूँ कि जापानी गाड़ियां जो है वो आ रही हैं, हाँ, तो वो स्पेसिफिक एक एक फैक्टर है बिल्कुल ये कार्स वाला, और इसीलिए मैं कह हाँ, रही थी कि हर मुल्क के साथ हमारा कोई ना कोई एक तरह से हम्म, एक एक किसी फैक्टर के बेसिस पे हम जुड़े हुए हैं। तो हम्म। दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग कि कहीं ऐसे तो नहीं है कि पाकिस्तान इन सबके साथ मिल के, या फिर ये सब लोग हमें सेपरेट करके, तो कोई नुकसान हमारी तरफ तो नहीं आ रहा, कोई इस तरह की चीज तो नहीं हमें सामना करनी पड़ेगी इन नियर फ्यूचर? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे तो लगता है कि अगर हम इंटेलिजेंटली प्ले करते हैं, हमारी रियासत समझदारी से प्ले करती है, जो इसका ट्रैक रिकॉर्ड है। मैं उन लोगों में से हूँ जो ये कभी नहीं मानता कि हमारी रियासत ने इर्रेस्पॉन्सिबल वे में बिहेव किया है। मैं अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी का एडमायरर हूँ, बड़ी ज़बरदस्त फ़ॉरेन पॉलिसी है। मैं इस बात का बार बार ज़िक्र करता हूँ कि हम ईरान के साथ और अमेरिका के साथ बैक वक्त दोस्ती रखते हैं, हम ईरान के साथ सऊदी अरब के साथ बैक वक्त दोस्ती रखते हैं, हम चाइना और अमेरिका के साथ बैक वक्त दोस्ती रखते हैं। तो ये वो ममालिक हैं जो एक दूसरे के साथ कंफर्ट जोन में नहीं हैं, लेकिन हम इनको अपने साथ कंफर्ट जोन में रखते हैं।
हुँ, तो ये हमारी फॉरेन पॉलिसी की हमेशा से एक बड़ी डायनामिक साइड रही है, जिसको अमूमन लोग मैं देखता हूँ कि इग्नोर भी कर जाते हैं। मुझे ये लगता है कि हम इस सूरत हाल में एक तो हम फरीक नहीं बनेंगे, किसी भी तौर पे नहीं बनेंगे। अफ़गानिस्तान की स्टेबिलिटी, ईरान की मौजूदगी, मिडल ईस्ट में हमारा फुटप्रिंट, हमारी इम्पोर्टेंस, इंडिया के साथ हमारा बॉर्डर, ये तमाम चीज़ें किसी तौर पे हमें वल्नरेबल नहीं होने देती। हमारे माशी मसाइल हैं, हमारी बहुत सी चीज़ें ठीक भी हो रही हैं और आहिस्ता-आहिस्ता ठीक होती भी जाएँगी। हुँ, हमारे पास डेमोक्रेसी के इश्यूज़ हैं अभी, हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच के इश्यूज़ हैं। वॉर ऑन टेरर दुनिया ने ख़त्म कर दी, लेकिन एक्सट्रीमिज़्म हमारे पास है और हमारी ये लोकल चैलेंजेस हैं जिनका हमें सामना करना है। कोविड हमारा बहुत बड़ा चैलेंज है, हमारे पास वैक्सीन हुँ, नहीं हुँ, है अभी। एंड बाय द वे हमारे पास जो वैक्सीन आएगी वो अब इंडिया से आएगी, इंडिया की बनी हुई वैक्सीन ओके। आएगी। मैंने ये आज आपसे सुना है बिल्कुल, वरना पहले मुझे यही में आ रहा था कि चाइना की वैक्सीन जो है वो आ रही हैं और वही लगेंगी वो आ लोगों गई है, को, वो लग भी रही है। लेकिन चाइना लग की भी रही जो है। कोविड वैक्सीन है, उस डिप्लोमेसी के को काउंटर करने के लिए क्वाड ने भी ये फैसला किया है कि वो दुनिया भर में कोरोना की वैक्सीन देंगे और उसके लिए जापान और अमेरिका फंड करेंगे, इंडिया मैन्युफैक्चरर होगा और ऑस्ट्रेलिया सप्लायर होगा। सो ओके, अमरीकी जापानी पैसे से इंडिया में वैक्सीन बनेगी और ऑस्ट्रेलिया के ज़रिए वो पूरी दुनिया में चाइना के जो वैक्सीन डिप्लोमेसी है चाइना की, उससे काउंटर करने के लिए वो दुनिया भर को दी जाएगी और हमें उसमें से 1 करोड़ वैक्सीन्स मिलने की उम्मीद है। चलें लेट्स सी इंशाल्लाह। मैं एक पढ़ रही थी, सोर्स तो विकिपीडिया ही है इस पे, हुँ, और उसमें ये था कि 2007 में ये शुरू हुआ, एंड देन फिर उसके बाद बीच में कुछ कुछ चीजें आई कि वो दरमियान में रुक गया, एंड देन बट देन 2017 में दोबारा रीस्टैब्लिश हुआ। तो व्हाट डू यू थिंक 2017 में वो कौन से एस्पेक्ट्स थे जिसकी बेसिस पे ये जो है वो दोबारा होना शुरू हो गया और इस तरह से सारी चीजें दोबारा रीवाइटलाइज हुई हैं? देखें किसी भी मुल्क की 2 लेयर्स होती हैं फैसला साज़ी के लिए। एक हुकूमत जो पॉलिटिकल लेयर होती है और दूसरी रियासत। हुकूमतें तब्दील होती हैं, उनकी पॉलिसीज़ में भी रद्द-बदल आता है, उनके तरीक़ाकार में और तरीक़ा वारदात में बड़ा फ़र्क पड़ता है। लेकिन रियासत जो है उसकी एक मुस्तकिल सोच होती है और उसके मुस्तकिल मुफ़ादात होते हैं, उसकी मुस्तकिल पॉलिसीज़ होती हैं और रियासत की पॉलिसी हुकूमत की पॉलिसी इज़ लाइक अ स्पीड बोट। आप 120-130 की स्पीड से जा रहे हैं एंड यू स्टिल हैव द कंट्रोल टू टर्न इट अराउंड। ये हुकूमती पॉलिसीज़ होती हैं और आपको पता है हमारे यहाँ बहुत से पॉलिटिशियंस को अब यू टर्न के नाम से भी कहा जाता है और बड़े-बड़े नाम रख दिए जाते हैं। पॉलिटिशियंस के लिए चीज़ों को यू टर्न पे लेके जाना ईज़ी होता हम्म, है। रियासत की जो पॉलिसीज़ होती हैं ये टाइटैनिक की तरह होती हैं। बहुत बड़ा हजम होता है, बहुत बड़ा बैगेज होता है, तो टाइटैनिक को फौरी तौर पे नहीं मोड़ा जाता। टाइटैनिक को मोड़ने के लिए बड़ी एनर्जी चाहिए होती है, बहुत टाइम लगता है और बड़ी विल पावर की ज़रूरत होती है। तो रियासती जब पॉलिसीज़ तब्दील होती हैं तो वो विज़िबल होती हैं और उनसे एक सिग्निफिकेंट किस्म का चेंज महसूस होता है। अब मैं आता हूँ आपकी उस कमेंट की जानिब कि जहाँ आप कह रही थी कि ये 2017 में शुरू हुआ। तो हमें एक तो अमेरिका के लिए चाइना एक ग्रोइंग थ्रेट था, प्रायोरिटी लिस्ट पे शायद टॉप पे नहीं था और अब टॉप पे आ गया, लेकिन वो एक थ्रेट तो बहरहाल। दूसरा वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज आया है, बाइडेन और ट्रंप के बीच का चेंज है ये। हम्म, ट्रंप की टैक्टिस होती थी, ट्रंप वो ना गांव के चौधरी की तरह एक्ट करता था। द कॉन्सेप्ट यस, ऑफ गांव का चौधरी आंखें निकालता था, तड़ियां देता था, मूंछों को ताव देता था, कहीं कहीं जो है ना वो घर के गेट के बाहर मुखालिफ के आके हवाई फायरिंग कर जाता था। पूरी वो whatever कोशिश comes in mind, just throw it. हाँ, वो कोशिश करता था कि दबदबा कायम रहे और उससे अपनी कुव्वत का इस्तेमाल ना करना पड़े। ईरान पे उसने पाबंदियाँ लगाई, उसने नेगोशिएट करके अरब कंट्रीज़ का इज़राइल के साथ जो है वो पीस एकॉर्ड करवाया। उसने चाइना पे आप हवावे देखें, आप बिल्कुल। अप्रोच टूवर्ड्स एक तरफ वो कहता था कि ये वायरस जो है ना ये कोई इतना
सीरियस लेने वाली चीज़ नहीं है। दूसरी जानिब वो कहता था Hmm. कि है चाइनीज़ वायरस, ब्लेम वो चाइना को देता था। मतलब वो सास बहू Yes. वाले तानेबाज़ी भी करता था, आँखें भी दिखाता था, पाबंदियाँ भी लगाता था। एग्रेसिव था, मतलब वो खुद अपना आप उसका एग्रेसिव था। उसकी पॉलिसीज़ बिज़नेस माइंडेड बंदे की बनाई हुई कूल एंड काम पॉलिसीज़ थी। वो कान मरोड़ने पे यकीन रखता था, वो गोली मारने पे यकीन नहीं रखता था। कारोबारी शख्स था। Hmm. बाइडेन सियासतदान है, कारोबारी शख्स नहीं है। बाइडेन आपको कूल, काम, मज़े में शांत लगेगा, लेकिन पॉलिसीज़ बाइडेन की एग्रेसिव है। बाइडेन ने आते ही क्वाड को एक्सेलरेट किया है। एक्सेलरेटर पे उसने पाँव रखा है। Hmm. उसका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जब पहली मर्तबा एडमिनिस्ट्रेशन बनने के बाद निकलते हैं अमेरिका से, तो वो सीधा क्वाड कंट्रीज में लैंड करते हैं, मून से मिलते हैं और मिलके फिर वो सीधा जाके बैठते हैं चाइनीज के साथ। वैसे यहाँ एक बड़ी मजे की डेवलपमेंट है नवीरा, अगर आपने उसे नोटिस किया हो। चाइना ना ये वो देखा है कि अभी हमारे साथ अक्सर ये होता है कि हमारे पास ना चीज़ों के लिए जहन में कोई हमने मुजस्मे तराशे होते हैं। तो मुझे चाइना का जब भी मैं जिक्र करता था, मेरे जहन में Hmm. चाइना लफ्ज़ के साथ पैंडा आता था। चाइनीज़ मुझे पैंडा टाइप के लगते थे। मज़े-मज़े के, चुप-चुप, Okay. खामोश, रिएक्शनरी नहीं, calm and cool. But now China has gone Hmm. aggressive. In last 1 year, Retaliate कर रहे हैं अब. aggression कर रहा है। LAC पे जो उसने इंडिया के साथ किया, that was not retaliation. It was aggressive move. Aggression. हाँ, अब जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के साथ उन्होंने किया है, अलास्का में बैठ के, चाइनीज काउंटर पार्ट ने उसके साथ जो मीटिंग में हाल किया, और जो उसकी अगर वॉइस ऑफ अमेरिका ने आई गेस वो एक पिक्चर भी उसकी जारी की थी, तो उसमें जो बॉडी लैंग्वेज दिखाई दे रही है वो बहुत एग्रेसिव है। डिप्लोमेट्स की बॉडी लैंग्वेज ऐसी नहीं होती है अमूमी तौर पे। तो मुझे चाइना बहुत एग्रेसिव लग रहा है। लगता ये है कि चाइना अब अपने उस काम जोन से बाहर आया है, और अब चाइना का हमें एक नए एग्रेसिव चाइना को देखना पड़ेगा, और उसके साथ दुनिया को अब उसके साथ डील करना पड़ेगा, और वो दुनिया के साथ डील करने को तैयार है। ठीक है, सही है, मैं ये चीज समझ रही हूँ, लेकिन आपको नहीं लगता जब 4 कंट्रीज आपस में मिल बैठ जाएं एंड दे स्टार्ट मेकिंग पॉलिसीज अगेंस्ट वन सिंगल कंट्री, तो ऐसे लाइक अगर आप एक इंसान की भी बात करेंगे, 4 लोग उसके अगेंस्ट में खड़ा कर देंगे तो वो रिटेलिएट करेगा, अग्रेसिव होगा थोड़ा सा. तो डोंट यू थिंक इट्स गुड और इट्स बैड फॉर चाइना कि अगर वो अग्रेसिव हो भी रहा है तो अभी आके इस सिचुएशन में वो आ गया है कि उसको अग्रेसिव होना चाहिए, कि 4 मेन कंट्रीज उसके ऑपोजिशन में आ गए. नहीं, ये तो देखें, चाइना ने अगर ये फैसला किया तो चाइना ने बहुत सोच समझ के फैसला किया होगा इस एग्रेशन का। और खैर ये 4 कंट्रीज तो कभी भी, जापान तो हिस्टोरिकली, मतलब नाउ इट्स स्टोरी ऑफ डिकेड्स और इवन सेंचुरीज के उनके और चाइना के तो आपस में वो रहे हैं। इंडिया भी जब से बना वो चाइना के खिलाफ था, उसका नेक्स्ट डोर नीबर है, और कोई उसका, और बल्कि उसका हमें फ़ायदा हुआ। अमेरिका के साथ भी चाइना की पुराने वक्तों से, जब चीन कोई कुव्वत नहीं था, तब भी अमेरिका के साथ चाइना का एक बड़ा अजीब, इट वाज नॉट लव एंड हेट रिलेशनशिप, इट वाज काइंड ऑफ एंगर एंड हेट रिलेशनशिप था, जिसे हमने मेल्ट डाउन करने की कोशिश की, आइस हमने मेल्ट की, हमने उनके फॉर्मल रिलेशंस को डेवलप किया, और हमने उनके दरमियान ताल्लुकात बहाल करवाए। और ऑस्ट्रेलिया का भी चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट कोई बहुत करीब के दौर में शुरू नहीं हुआ, ये बड़ा पुराना कॉन्फ्लिक्ट है और चलता आ रहा है। और अब उस आग में तेज़ी आ गई है, क्योंकि उसे भी 3 बड़े अलाई मिल गए हैं। जापान इज़ नॉट कोई छोटी चीज़ नहीं है। इंडिया बहुत बड़ी एक रीजनल पावर के तौर पे सामने आता है। अमेरिका द ओनली वर्ल्ड्स लीडिंग पावर है, सुपर पावर है इस वक्त। तो वो हालात उनके लिए, और फिर चाइना भी तो एक्सपेंड हो रहा है ना, चाइना भी तो फैल रहा है। बेल्ट एंड रोड जो है वो कहाँ नहीं है,
आप श्रीलंका उतरते हैं तो वहाँ पे आपको बेल्ट हम्म। एंड रोड का कुछ ना कुछ दिखाई देता है। आप फिलिपाइन की तरफ जाते हैं तो वहाँ आपको चाइना आंखें निकालता हुआ दिखाई देता है। आप समंदर में कश्ती को गुजारते हैं तो चाइना कहता है ये मेरी है, मैं गोली मार दूंगा, पीछे हटो। आप जिबूती पहुंचते हैं, अफ्रीका पहुंचते हैं तो आपको वहाँ चाइना दिखाई देता है। अब तो चाइना हर जगह पे मौजूद है। आप जिस फ़ोन के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं वो फ़ोन जो है वो डिज़ाइन अमेरिका में हुआ होता है, मैन्युफैक्चरिंग उसकी चाइना में होती है। और अब तो चाइना इस लेवल पे आ गया, बड़ी मज़ेदार मैं चीज़ वो पढ़ रहा था कि दिसंबर। टेस्ला पे पाबंदी लगा दी है चाइना ने। और टेस्ला ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करके चाइना में अपनी इलेक्ट्रॉनिक कार्स की फैक्ट्री बनाई है और हम्म। पिछले साल उसने हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स का वहाँ से रेवेन्यू जनरेट किया। और अब चाइना ने आके उस पर पाबंदी लगा दी है कि टेस्ला कार्स के अंदर जो कैमरे हैं ये फौजी साइट्स पे नहीं आएंगे क्योंकि ये हमें स्पाई कर रहे हैं। और मस्क को जो है वो कहना पड़ गया कि नहीं नहीं यार वो अच्छा वो हमारे पाकिस्तानियों से पता नहीं ये अमेरिकन ने बहुत कुछ सीख लिया। खासतौर पे ये जो उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी थी उस पे जो तमाशा हुआ वो तो हमारे इस्लामाबाद के डी चौक वाला धरना था। लेकिन मस्क को कहना पड़ गया, उसने भी ना वो राना सनाउल्लाह की तरह कह दिया। उसने कहा जी अगर मुझ पे साबित होता है तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। इसने कहा जी मुझ पे साबित होता है तो मैं कारोबार ही छोड़ दूंगा, लेकिन मैं आप स्पाई नहीं कर रहा, मुझ पे पाबंदी ना लगाएं प्लीज। अच्छा, हम अभी बड़ी अच्छी ये सारी चीज़ें डिस्कशन है। मेरे दिमाग में दरमियान में एक सवाल आया कि हमने चाइना और इंडिया की बात कर ली, जापान एंड चाइना की कर ली, यूएस एंड चाइना की कर ली, लेकिन वेयर डज ऑस्ट्रेलिया फॉल्स? ऑस्ट्रेलिया कैसे इसके अंदर जो है वो दरमियान में आ गया? लाइक ऐसी क्या वजूहात हैं या ऐसे क्या सिनेरियोज हैं स्पेसिफिकली अगर बात करें? बिकॉज ऑस्ट्रेलिया का चलो ठीक है, मैंने शायद आई डोंट नो कि मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा या क्या, लेकिन मैंने कोई उस तरह की सिचुएशंस या उस तरह की कोई इंसिडेंट्स के बारे में कभी हाईलाइट होते हुए नहीं देखा ऑस्ट्रेलिया को कभी। व्हाट डू यू थिंक, ऑस्ट्रेलिया कैसे इस चीज़ के अंदर मिक्स मर्ज हो गया है? ऑस्ट्रेलिया के और चाइना की रिलेशन अगर आप ये कहना कि बहुत ज़्यादा गर्मजोशी उनमें कहीं शामिल रही है तो वो कभी भी शामिल नहीं रही। और अगर ऑस्ट्रेलिया अकेले ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और चाइना के रिलेशंस जो हैं वो ट्रेडिशनली हमेशा ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की वजह से ड्राइव होते हैं। वो अकेला मतलब नहीं, वो जो ग्लोबल पावर्स हैं उनके साथ वो जिस तरफ जा रही होती हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया पे अमेरिका का इन्फ्लुएंस कोई ढका छुपा नहीं है, बहुत ज़्यादा है। और फिर ये जो मैरीटाइम पॉलिटिक्स है, ये जो समुंदर की सियासत है, ये जो समुंदर के रास्तों की सियासत है, इसमें चाइना एक बहुत बड़ा प्लेयर है और ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है। और बहरहाल वो चाइना के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस से खौफजदा जरूर है। मैं जब पढ़ रही थी इसके बारे में काफ़ी चीज़ें, कुछ आर्टिकल्स भी थे। एक बेंजामिन क्लार्क साहब थे, उनका आर्टिकल था जिसके अंदर काफ़ी चीज़ों का उन्होंने बताया और काफ़ी चीज़ें फॉर्मलाइज तरीके से वो लेके चले उस पूरे आर्टिकल में। लेकिन मैंने वहाँ पे जब सी पैक को देखा तो आई गॉट अ क्वेश्चन इन माइंड कि सी पैक के कितना बड़ा एक सरमाया पाकिस्तान के अंदर आ रहा है चाइना की तरफ से। बायलैटरल हमारे जो रिलेशनशिप्स और इसकी वजह से काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं। गवादर पोर्ट का पूरा सारा सिस्टम जो हमारे पास चलता बत्ता नज़र आ रहा है। सो व्हाट डू यू थिंक कि कॉड के अंदर अगर हम बात करें स्पेसिफिकली इसको लेके, पाकिस्तान और चाइना का ये जो एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्ड होता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ये चीज भी तो नहीं एक कोई कोई खलिश पैदा कर रही है या फिर कोई एक इचिंग कंडीशन या इरिटेशन वाली कंडीशन लेके आ रही है कि पाकिस्तान और चाइना का एक अच्छा बॉन्ड बनने जा रहा है? उस पे भी तो नहीं कहीं महसूस होता कि चाइना को यहाँ पे थोड़ा सा नीचे किया जाए या उसको थोड़ा सा नीचा दिखाया जाए स्पेसिफिकली, कि उसको इतना बड़ा प्रोजेक्ट पाकिस्तान के अंदर या वो दोनों आपस में बायलैटरली कोरिलेट करके या कोलैबोरेट करके ये चीज़ करें? तो व्हाट डू यू थिंक, सी पैक का इस पे कोई असर हो सकता है या सी पैक की वजह से कोई चीज़ हो सकती है इस चीज़ के अंदर? सी पैक पे असर अंदाज होने की कोशिश होगी, इस बात में तो आई एग्री विथ यू कि ये सारा जो जो टेंशन का माहौल है इसका असर क्वाड की कम से कम कोशिश होगी, या क्वाड में जो हमारे हमसाए हैं उनकी ये कोशिश ज़रूर होगी कि इसका असर जो है वो सी पैक पे पड़े।
लेकिन अगेन ये अब कोशिश जो है ये कोई बम बारूद गोलेबारी से नहीं होगी, ये कोई बागियों की मदद करके नहीं होगी। अब बड़े प्लेयर इसके अंदर मौजूद हैं और वो इस तरह से इर्रिस्पॉन्सिबल प्ले नहीं करने देंगे क्योंकि उनके अपने मुफाद भी मौजूद हैं। पाकिस्तान अगर इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है और चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है तो पाकिस्तान ईरान के साथ भी करता है। और फिर दूसरा ये कि चाइना भी कोई इतना ईज़ी टू हैंडल कंट्री नहीं है। आपके इस रीजन में इस क्वाड के जो बड़े-बड़े मौजूद हैं, बिज़नेस पार्टनर्स आप कह लें उन्हें, स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स आप कह लें उन्हें, चाइना के साथ उनके भी बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं। तवानाई के इस वक्त आपको पता है कि सऊदी अरब की तवानाई के खरीदारों में कहीं सऊदी अरब के तवानाई के खरीदारों में कहीं अमेरिका का नाम नहीं आता अब, लेकिन चाइना उसका बहुत बड़ा खरीदार है। हम्म 60% जो सॉफ्ट इंपोर्ट चाइना में होती है, जो टेक्नोलॉजी आती है, वो इसराइल से आती है। तो चाइना की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और चाइना की ट्रेड पार्टनरशिप इस खित्ते में बहुत से ममालिक के साथ बहुत ज़्यादा मजबूत भी है। फिर चाइना और रशिया बहुत सी जगहों पे अब एक दूसरे के साथ उनके इंटरेस्ट जो है वो शेयर होते हैं और ये दोनों मिलके खुद में एक बहुत बड़ी रीजनल पावर्स या रीजनल कोलेशन कह लें, वो एक रीजनल कोलेशन जो है वो फॉर्म करती हैं। तो मुझे सी पैक पे और फिर सी पैक मेरे ख्याल में कोई अभी सी पैक इतना बड़ा मंसूबा नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए सी पैक अभी बहुत इब्तदाई नौइयत का मंसूबा है और चाइना के लिए भी ये इंतहाई इब्तदाई नौइयत का मंसूबा है। इसमें जो रोड नेटवर्क बन रहा है, जो ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क बन रहा है, वो चाइना के लिए बन रहा है, उसका फ़ायदा चाइना को है। उसके बाद का जो फेज़ आना है जिसमें इंडस्ट्री डेवलप होनी है, जिसमें टेक्नोलॉजी आनी है, जिसमें जॉब्स क्रिएट होनी है, जिसमें अपॉर्चुनिटीज़ आनी है, जिसमें पैसा आना है, जिसमें ट्रेड आनी है, वो अपॉर्चुनिटी होगी पाकिस्तान के लिए। तो अभी तो ये बहुत इब्तदाई नौइयत का वो है और मुझे नहीं लगता कि सी पैक को कोई, हाँ, हमें हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा जिसके बहरहाल चाइना को फ़ायदा होगा, लेकिन उसका हमें भी फ़ायदा होगा। जो हमारी इंटरनल डेवलपमेंट है, जो हमारी सेल्फ डेवलपमेंट है एज अ नेशन, वो उस इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से बेहतर होगी। मंडियाँ एक दूसरे से कनेक्ट होंगी, इंडस्ट्री कनेक्ट होगी, ह्यूमन रिसोर्स जो है वो एकोमोडेट होगी, लोगों के पास रोज़गार होगा, ये बेहतरी ज़रूर आएगी। लेकिन ये ओवरनाइट कोई चेंज नहीं आएगा। सी पैक के ये रोड नेटवर्क बनने के बाद या आप ये कह लें कि ये कोई साल 2 साल 5 साल के अंदर कोई तब्दीली आएगी, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। तब्दीली आनी शुरू होगी और उसके असरात हमारी मईशत पे 10 साल बाद आएंगे, 15 साल बाद आएंगे, और वो अब इंडिया से भी आएंगे। बाय द वे, हमारे इंडिया से ताल्लुकात ठीक होने जा रहे हैं। अब हम इंडिया को शायद ट्रेड में हेल्प करें, हम उसे अगेन मोस्ट फेवरेट नेशन का वो दे दें, टाइटल कर दें उसे, और हम दोबारा उसके साथ नॉर्मलाइज हों। एक कश्मीर को छोड़ के हमारे इंडिया के साथ कोई इतने बड़े मसाइल नहीं है जिन पे गुफ्तगू नहीं हो सकती, और हम चाहते हैं कि कश्मीर पे भी गुफ्तगू हो। और आई एम श्योर, और मुझे इस बात की बड़ी बड़ी कवी उम्मीद है कि क्वाड के जो बाकी प्लेयर्स हैं वो इंडिया को इस बात पे मजबूर करेंगे कि अब कश्मीर पे भी गुफ्तगू करेगा। मैं एक यूट्यूब पे एक वीडियो मेरे सामने आई, वो किसी इंडियन चैनल की थी। तो उसमें स्पेसिफिकली वो जो बंदा था, एंकर पर्सन, ही वाज सेइंग दैट कि पाकिस्तान जो है वो आगे आगे से बड़ा चाइना के साथ है, एंड देन बाद में अगर क्वाड की कोई बात करें तो वो पीछे होता जाता है एंड चीज़ पे कोई बात नहीं करता। तो व्हाट डू यू थिंक, अगर पाकिस्तान को इस चीज़ में इन्वॉल्व किया जाए तो व्हाट शुड बी आवर आंसर टू देम? क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल हम इससे डायरेक्टली तो रिलेटेबल नहीं है, डायरेक्टली हम इस चीज़ में फॉल नहीं कर रहे, मैं जहाँ तक समझी हूँ इस चीज़ को, क्योंकि it's a relationship of 5 different countries, that's it, or 4 different countries are against China, simple as that. लेकिन पाकिस्तान को अगर स्पेसिफिकली रख के इसके अंदर बात करें तो, और पाकिस्तान को अगर इसके अंदर इन्वॉल्व किया जाए किसी सूरत हाल में, so what do you think, हम किस एरिया में फॉल करेंगे, यहाँ पे हम कहाँ स्टैंड करेंगे?
सबसे पहले तो नमीरा हमें ये समझना होगा कि हम एशिया के जिस हिस्से में रहते हैं, यहाँ पे सास-बहू कल्चर बड़ा मज़बूत है। यहाँ पे ड्रामे भी सास-बहू पे बनते हैं, उनके रिलेशन पे बनते हैं, उनकी साज़िशों पे बनते हैं, उनके तानों पे बनते हैं। और इंडिया पाकिस्तान के दरमियान में भी यही चलता है। ये एक-दूसरे को ताने देते हैं, एक-दूसरे को टीज़ करते हैं और ख़ास तौर पे यूट्यूबर्स तो हुँ, नफ़रत बेचते हैं, सेंसेशन बेचते हैं। उनको अपने हिट्स हुँ, उनके आप थंबनेल्स देखें ना, तो वो तो हर आपको 10-15 यूट्यूबर पाकिस्तान में, इंडिया में ऐसे मिलेंगे, जो रोज़ ये सुना रहे होते हैं खबर कि बस सुबह पाकिस्तान तबाह या सुबह इंडिया तबाह और ऐसा होना मुमकिन नहीं है। यस हाँ, बिल्कुल बहुत बहुत से हाँ, ऐसे चैनल्स हैं, ऐसे सुन के आपको लगता है कि हाँ। हो जंग हो गई अब। ओह यस! वो आप वो मेजर हैं एक उनके वो बैठते हैं एक बड़ा जज़्बाती सा चैनल वो मेजर साहब चलाते हैं, वो फ़ौज में पता नहीं उन्होंने क्या झंडे गाड़े या नहीं गाड़े, यूट्यूब पे वो गाड़ते हैं और वो रोज़ ही हमें बता रहे होते हैं कि हम कितने निकम्मे लोग हैं, हम कितने बुरे लोग हैं, हम कैसे लोग हैं और साथ ही वो बता रहे होते अच्छा मज़े की बात ये मैंने उन्हें कुछ अर्सा फ़ॉलो किया जब ये एलएसी पे सिचुएशन टेंस थी, तो वो रोज़ बताते थे कि हमने चाइना को कैसे घुटनों पे बिठा दिया। और अब पूरी दुनिया जानती है कि इंडिया कहाँ खड़ा हुआ है और चाइना कहाँ कितना अंदर आ चुका है और लेकिन अगेन ये लोग इनका बिजनेस मॉडल जो है वो नफरत बेचने पे है सेंसेशन बेचने पे है तो उनकी जानिब से तो इस तरह की जाने वाली किसी बात को संजीदा लिया नहीं जा सकता जहाँ तक बात रही कि हम क्वाड पे खामोश हैं नहीं सर हम क्वाड पे खामोश बिल्कुल नहीं हैं हम चाइना के साथ खड़े हुए हैं जब इंडिया की और चाइना की बात आती है इंडिया और चाइना के हर महाज पे हम जाके चाइना के साथ खड़े हो जाते हैं इखलाकी तौर पे और जिस भी हद तक हम जा सकते हैं हम जाते हैं देयर इज़ नो कंपैरिजन कोई पाकिस्तानी इंडिया और चाइना के दरमियान में से उसको चूज़ करने के लिए कंपैरिजन करने के लिए ऑप्शन देना ही शायद सादगी होगी हम चाइना और अमेरिका के कॉन्फ्लिक्ट को अपनी ज़मीन पे आता नहीं देख रहे, ना ही देखना चाह रहे हैं। तो हम उससे भी इररिलेवेंट हो जाते हैं। हम उससे भी हट जाते हैं, हम उससे भी दूरी इख्तियार कर लेते हैं। जहाँ तक रही बात जापान की और ऑस्ट्रेलिया की तो हम उनसे तो मतलब वो चौथे मोहल्ले में हैं। हमारा उनसे क्या और उनका हमसे क्या, कोई इतने करीबी मरासिम नहीं कि वो हम पे हमारे लिए अमेरिका और अमेरिका का प्रेशर, अमेरिका की पॉलिसीज़ ये मैटर करती हैं। हमारे उनके साथ बहुत पुराने अब 6 दहाइयों पे मुहित ताल्लुकात हैं। चाइना के साथ हमारी कुर्बत है, हमारे चाइनीज़ पार्टनर हैं, हम उनके साथ अपने डिफेंस को भी शेयर कर रहे होते हैं बाज़ औक़ात और हम हमारा जो उनके साथ ट्रस्ट लेवल है, वो बहुत हाई है। तो उसमें उसमें हम स्मार्ट प्ले करते हैं। इंडिया और चाइना के मामले में हमारे लिए क्वाड जो है, क्वाड इज़ नॉट अबाउट 4 कंट्रीज़। हमारे लिए क्वाड अगर हम पाकिस्तानी क्वाड को देखते हैं, तो हम उसे इंडिया अगेंस्ट चाइना देखते हैं एंड सिंपल इज़ दैट। फिर हमें डिसाइड करने में कोई दूसरा मिनट नहीं लगता कि हम किसकी तरफ खड़े हैं।